अपनी हैकिंग परफॉर्म करते हो, आपके पास डाटा निकल के आ रहा है। अब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है एज एन एथिकल हैकर कि आप ये चीज अपनी कंपनी को रिपोर्ट करो, ताकि इन दी एंड जो रिपोर्ट होगी पूरी, सिर्फ डाटा नहीं, दैट वुड बी कोई यूजर नेम पासवर्ड्स लीक आउट हो गए और कोई सेंसिटिव एपीआई एंड पॉइंट्स निकल रहे हैं, तो होता ये है कोई सीक्रेट टोकन्स निकल के आ रहे हैं। तो इसमें होता ये है कि फिर जब ये सारी रिपोर्ट बनती है, आपकी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो दूसरे अपने क्लाइंट को, जिससे ऑर्गेनाइजेशन से बात की है, वो उनको जो है वो रिपोर्ट दे देती है। तो एथिकल वे के अंदर जो है ये आपके पास चीजें जो है वो हो जाती हैं। अच्छा, जस्ट अ सेकंड। अच्छा, उसके बाद जो है हमारे पास नेक्स्ट स्लाइड के अंदर हम लोग देखें, हमारे पास कुछ यहाँ पर लिखा हुआ है कि टाइप्स ऑफ हैकर्स, व्हाइट हैट, ब्लैक हैट, ग्रे हैट, एक्टिविस्ट और स्क्रिप्टिडीज। अब व्हाइट हैट हैकर्स की अगर बात करें हम लोग, तो व्हाइट हैट हैकर्स वो हैकर्स होते हैं जो कि एथिकल होते हैं। जो मैंने सारी अभी डिस्क्रिप्शन बताई थी लास्ट स्लाइड के अंदर, वो एग्जैक्टली वो एथिकल हैकर्स को व्हाइट हैट हैकर्स भी कहा जाता है। ब्लैक हैट हैकर्स जो हैं वो हैकर्स होते हैं जो कि डाटा आपका स्टील करके उसको सेल आउट कर रहे होते हैं डार्क वेब्स के ऊपर। डार्क वेब का अगर आपको आइडिया नहीं है, मैं बता दूंगा टॉर जब हमारी नेक्स्ट स्लाइड में आएगा, तो आपको वो दे रहे होते हैं और उनके ऊपर इतने पैसों के अंदर जो है या डाटा आपको मिल जाएगा। तो आपका डाटा जो है वो लीक आउट हो रहा होता है, जिस तरीके से हमारे पाकिस्तान के अंदर क्रेडिट कार्ड जो है वो सारे के सारे डार्क वेब पे सेल आउट होते हैं। अब ग्रे हैट की बात करें, और ये जो है वो मतलब ब्लैक हैट हैकर्स जो हैं ये किसी का फायदा उठाएंगे हमेशा। इनका मतलब मकसद यही होता है कि फायदा उठाएं, या फिर इनको कोई ऑर्गेनाइजेशन हायर करेगी, कोई भी कॉम्पिटिटर, ताकि दूसरे कॉम्पिटिटर को जो है वो नुकसान पहुंचा सके। ग्रे हैट की अगर हम लोग बात करें तो अब ग्रे हैट में होता ये है कि मैं एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर गया हैकिंग परफॉर्म करने के लिए। उनकी इजाज़त से जब मैं गया पहुंचा वहाँ पर, तो मैंने जब अपनी टेस्टिंग कर रहा था तो 3-4 दिन के अंदर जो है मैंने देख लिया कि भाई इसके अंदर जो है वो तकरीबन 10 वल्नरेबिलिटीज़ हैं। अब 10 वल्नरेबिलिटीज़ जो है मैंने अपने सारे पिक्चर्स स्क्रीनशॉट ली और मैं जो है वो वापस आ गया एविडेंसेस कलेक्ट करके अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, अपनी कंपनी के अंदर। मैंने उनको एविडेंसेस दिए, पर एविडेंसेस देने के अंदर जो 10 वल्नरेबिलिटीज़ थी, उन 10 वल्नरेबिलिटीज़ का मतलब ये है कि लूप होल्स कहाँ से जो है हैकर घुस सकता है सिस्टम के अंदर। तो वो वल्नरेबिलिटीज़ जो हैं वो मैंने 10 के बजाय जो है उनको वो 9 दे दी, और एक जो है वो अपने पास रख ली। कि मकसद ये नहीं होता कि इसके अंदर जो है वो मैं कि नुकसान पहुंचाऊं ग्रे हैट हैकर्स का, कभी भी ये मकसद नहीं होता। बट ये है कि वो अपने फॉर द सेक ऑफ देयर फन वो जो है वो चीज़ अपने पास रखते हैं बस। वो कहते हैं कि हम तो ग्रे हैट कभी भी ये समझ लो कि व्हाइट हैट या ब्लैक हैट हो सकता है। और इसी तरीके से फिर हैक्टिविस्ट की अगर बात करते हैं हम लोग, तो हैक्टिविस्ट वो लोग होते हैं जिनकी पॉलिटिकल फाइट होती है। अब पॉलिटिकल फाइट से मुराद ये है कि भाई फ्रीडम ऑफ स्पीच होनी चाहिए। मिस्टर रोबोट की अगर सीरीज आपने देखी हुई तो उसके अंदर भी हैक्टिविस्ट लोग हैं, ये जो एनोनिमस मास्क वाले लोग होते हैं, इनका पता ही नहीं होता कि ये कहाँ होते हैं, ना नाम पता है ना कुछ और पता है इनकी जगह वगैरह। तो इनका पॉलिटिकल इनकी फाइट होती है। वो कहते हैं कि इनका थोड़ा अलग सी अप्रोच होती है कि भाई पैसा जो है वो बैंक में ही होना चाहिए, सबको बांट दो और सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो एक्टिविस्ट वो लोग होते हैं। अच्छा, स्क्रिप्ट किडीज जो हैं, स्क्रिप्ट किडीज वो होते हैं कि जो दूसरों के टूल इस्तेमाल करें और खुद अपने टूल्स जो हैं वो बना नहीं सकें या उसको मॉडिफाई नहीं कर सकें। तो इसे कहते हैं स्क्रिप्ट किडीज कि उन्होंने बस दूसरों के टूल्स चला लिए और वो कहते हैं कि दे आर हैकर्स, बट दे आर नॉट हैकर्स। क्योंकि जब भी कॉम्प्लिकेटेड चीज आएगी दे वुड स्ट्रक। अच्छा, ये कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं। इन टर्मिनोलॉजीज के अंदर टर्मिनल, रिकॉनेसेंस, फुटप्रिंटिंग, एनुमरेशन, फड मालवेयर। तो टर्मिनल की अगर बात करते हैं, टर्मिनल बेसिकली टर्मिनल इसलिए बताया गया है यहाँ पर कि जैसे विंडोज के अंदर GUI बेस्ड होता है, इसी तरीके से जो हमारे पास वो है काली लिनक्स है, जहाँ पर हम लोग अपनी हैकिंग परफॉर्म करेंगे, जो ऑपरेटिंग सिस्टम हम लोग यूज करेंगे, ये ऑपरेटिंग सिस्टम, एक मिनट, ये ऑपरेटिंग सिस्टम जो हम लोग इसमें इसके अंदर जो है वो बेसिकली हम लोग के थ्रू यानी कि CLI बेस्ड काम करेंगे, कमांड लाइन इंटरफेस काम होगा। क्योंकि जब भी आप एक मशीन को हैक करते हो, दूसरी मशीन को रिमोटली, दैट मीन्स कि आप उससे रिमोटली कनेक्ट होते हो, तो होता ये है कि आपको GUI बेस्ड कुछ भी नहीं मिलेगा। फॉर एग्जांपल फोल्डर का आपको आइकन बना हुआ नजर आ रहा है, आपको पूरा का पूरा कमांड लाइन इंटरफेस मिलेगा। उसके ऊपर आपको
जो है वो डायरेक्टरी लिस्टिंग करनी है, जो जो चीज़ें निकालनी है वो आप निकालते हो CLI से। तो इसीलिए सारा का सारा काम जो है वो CLI बेस्ड होता है। और ये कोई मतलब मुश्किल नहीं है, आदत नहीं है। जैसे जैसे चीज़ें कोर्सेज स्टार्ट होगा, सीखते जाओगे तो आदत बन जाएगी, नॉट अ बिग डील। अच्छा, रिकॉनेसेंस, फुटप्रिंटिंग, इनुमरेशन, जो हर बार एक ही मिसाल मैं देता हूँ, वही इस बार कहूँगा कि भाई फॉर एग्जांपल आपको एक इंफॉर्मेशन गैदरिंग है, इसका मतलब बेसिकली चौथा नाम समझ लो तो इसको कहो इंफॉर्मेशन गैदरिंग। अगर आपको किसी बंदे को मारना हो तो क्या करोगे? थोड़ी लेमैन एग्जांपल है बट समझाने की हद तक सही है कि अगर आपको किसी बंदे को मारना होगा तो क्या करोगे? आप ये नहीं करते कभी भी कि यार वो बंदा जो है वो निकला और आपने जो है वो उसको शूट कर दिया। नेवर, ऐसा कभी भी नहीं होता। आप ये उसका टाइम नोट करते हो कि भाई वो इस टाइम पे इतने बजे घर से निकलेगा, वो वापस ऑफिस से जो है इतने बजे निकलेगा, वो वापस घर पे इतने बजे जाएगा, वो सामान वगैरह लेने के लिए इतने बजे आएगा, एंड द बेस्ट सूटेबल टाइम जो है वो आप उसके अंदर उस बंदे को मारते हो। दूसरा ये कि इंफॉर्मेशन गैदरिंग के अंदर फॉर एग्जाम्पल पेरेंट की बात करते हैं और चाइल्ड की बात करते हैं कि पेरेंट्स के ऊपर जो है वो पेरेंट्स ने मतलब हमारा टारगेट है एक, हमें जो है उस बंदे को मारना है। पेरेंट्स जो हैं वो वल्नरेबल नहीं होंगे, वल्नरेबल होंगे कहीं कहीं, मगर ये उनकी सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा राइट होगी, बहुत ज़्यादा गार्ड्स होंगे हर जगह उनके पास, तो इट वुड बी डिफिकल्ट कि हम लोग जो है उनको वो ना शूट कर सकें। बट अगर चाइल्ड की बात करें तो चाइल्ड के ऊपर इतनी सिक्योरिटी नहीं होती। तो यहाँ पर बात आती है डोमेन और सब डोमेन की। तो कोर्स के अंदर ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। होता ये है कि इंफॉर्मेशन गैदरिंग के अंदर यूं समझ लें आप लोग, वेब एप्लीकेशंस की, सर्वर्स की अगर बात करें हम लोग, तो हमें टेक्नोलॉजीज को आइडेंटिफाई करना है कि यार अपने टारगेट को अटैक करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि एप्लीकेशन जो है वो PHP में बनी है, ASP में बनी है, या फिर कोई और लैंग्वेज एंगुलर इस्तेमाल करिए, फ्रंट एंड की कौन सी हो रही है, बैक एंड की कौन सी हो रही है, डेटाबेस जो है वो कौन सा चल रहा है इसके अंदर। अच्छा, नेक्स्ट पे जाते हैं हम लोग, फड मालवेयर। तो फड और मालवेयर यूं समझ लो कि भाई एक कंप्यूटर सिस्टम को अगर आपने हैक करना है, कंप्यूटर को हैक करना है, तो आप फड बना के भेजोगे। वो फड करेगा ये कि जो भी एंटीवायरस उनको बाईपास करेगा और आपको शेल दे देगा। शेल मतलब पूरा सिस्टम का एक्सेस आपके पास आ जाएगा। सोशल इंजीनियरिंग एक बहुत वास्ट फील्ड है जिसके अंदर जो है वो फिशिंग आती है। सोशल इंजीनियरिंग होती है कि एक ही वक्त के अंदर आपने ह्यूमन को इस तरीके से इंटाइज, फोर्स और अट्रैक्ट करने के वो आपकी भेजी हुई चीज के ऊपर क्लिक करें। दैट मीन्स कि आप ह्यूमन हैकिंग परफॉर्म करते हैं, ह्यूमन के दिमाग के साथ मिलते हैं। तो इसी तरीके से फिशिंग के अंदर आप करोगे ये कि आप उनको एक पेज बना के दोगे। वो पेज जो होगा, फॉर एग्जाम्पल इंस्टाग्राम की बात करते हैं या किसी और की बात करते हैं, वो पेज आपने बना के फॉरवर्ड किया। वो जैसे ही फॉरवर्ड किया उसके बाद जो है वो जैसे अपने क्रेडेंशियल्स डालेंगे, आप उनको उनके इंटरेस्ट के मुताबिक चीज दोगे, आप उनके दिमाग से खेलोगे। एंड आफ्टर दैट होता ये कि फिर वो बंदा है सैन अली साहब ना माइक जो है वो म्यूट करने प्लीज। अच्छा, इसके बाद स्टेगनोग्राफी। अब स्टेगनोग्राफी के अंदर होता ये है कि भाई मैंने अगर मुझे ना एक बात करनी है, किसी भी अपने दोस्त से बात करनी है या कोई इम्पोर्टेंट सेंसिटिव इंफॉर्मेशन के बारे में बात हो, या मैं डायरेक्टली बात नहीं कर सकता क्योंकि मुझे नहीं पता कि कोई और मेरी जो चैट है उसको उस पर ईव्स ड्रॉपिंग नहीं कर रहा हो। ईव्स ड्रॉपिंग का मतलब है कि ये साइबर टर्म है ईव्स ड्रॉपिंग, यानी कि कोई और देख नहीं रहा हो। तो स्टेगनोग्राफी होगा ये कि मैं अपना मैसेज जो है मैं उनको ना एक पिक्चर भेज दूंगा। वो पिक्चर के अंदर क्या होगा, टॉम एंड जेरी की कार्टून फोटो भेज दूंगा। उस कार्टून फोटो के अंदर बेसिकली वो जब सामने जाएगी उसके पास, तो ये मुझे पता है और सामने रिसीवर जो मुझसे बात कर रहा है उसको पता है कि ये पिक्चर के अंदर चीजें हैं, क्योंकि हम लोग उस पिक्चर को वो करेंगे, अनहाइड करेंगे, उस पिक्चर के पीछे जो है वो सारा डाटा निकलते हुए आ जाएगा कि भाई मुझे आपसे यही है। पर सामने अगर देखा जाएगा तो सिर्फ एक कार्टून की पिक्चर होगी। तो थर्ड पर्सन जो भी ईव्सड्रॉपिंग कर रहा होगा उसको पता ही नहीं होगा, वो ये समझेगा कि भाई ये पिक्चर है। अच्छा, वाईफाई अटैक्स के अंदर जो है वो हमारे पास WPS क्रैकिंग, यानी कि WEP क्रैकिंग, WPA क्रैकिंग, WPA2 क्रैकिंग, अब तो WPA3 आ गया है, इसका पता सुनने में आ रहा है कि वो भी शायद क्रैक हो गया। तो हम लोग ब्रूट फोर्स परफॉर्म करते हैं। ये ब्रूट फोर्स की जो बात लिखी हुई है, इस ब्रूट फोर्स के अंदर होता ये है कि भाई आप, और यही चीज जो है वाईफाई अटैक्स के ऊपर आती है कि भाई आप एवरी पॉसिबल नंबर ऑफ लेटर्स, अल्फाबेट्स आप जो है वो ब्रूट फोर्स करते हो
कि आप यूजर नेम की फील्ड और पासवर्ड की फील्ड के अंदर लगाते हो तो जो भी मैच होगा वो जो है फिर आपके पास उसका एक्सेस आ जाएगा, जैसे ही क्रेडेंशियल्स मैच हो जाएंगे। इसके अंदर बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है, इसको सबसे एंड की अप्रोच में रखना हमेशा, एक ब्रूट फोर्स को और एक क्रिप्टोग्राफिक अटैक्स को, क्योंकि इसके अंदर बहुत ज्यादा टाइम लगता है। आपको जीपीयू कंजम्पशन चाहिए, यानी कि ग्राफिकल प्रोसेसिंग यूनिट, और जितना ज्यादा अच्छा आपका कंप्यूटर होगा उतनी ज्यादा स्पीड फास्ट होगी क्रैक करने की। 1 मिनट के अंदर अगर एक कंप्यूटर 1000 यूजर नेम और पासवर्ड जो है वो ट्राई कर रहा है तोड़ने के लिए ट्राई कर रहा है अगर वो, तो 1 मिनट के अंदर 1 करोड़ यूजर नेम पासवर्ड्स भी ट्राई हो सकते हैं। ये बात आती है कि आपकी जीपीयू कंजम्पशन की, कि आपके पास प्रोसेसिंग पावर कितनी ज्यादा है। अच्छा, अगर PWNING की पॉनिंग की बात करेंगे हम, तो मैं आपको एक चीज दिखा देता हूँ कि पॉनिंग का मतलब ये है कि ब्रीच, यानी कि आप कभी, मैं स्क्रीन शेयर करके आपको दिखाता हूँ, गिव मी अ सेकेंड। अच्छा जी, ये एक वेबसाइट है हैव आई बीन पॉन्ड। तो मतलब ये है कि आपका जो चेक, इफ यू हैव एन अकाउंट दैट हैज बीन कॉम्प्रोमाइज्ड इन अ डेटा ब्रीच। डेटा ब्रीच से मुराद ये है कि हैकर्स जो हैं वो अक्सर अटैक करते हैं बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस को, ट्विटर हो गया, जैसे इंस्टाग्राम हो गया, कोई और बड़ी ऑर्गेनाइजेशन हो गई, तो इनको अटैक करेंगे। इन अटैक करने पे वो जितने ज़्यादा वो सक्सेसफुल होते हैं, वो सक्सेसफुल होने के बाद उनके पास जो जो चीज़ें आती हैं वो सेल आउट करना शुरू कर देते हैं। तो ये इलीगल हैकर्स होते हैं, वो सेल आउट करना शुरू करते हैं। डंप्स उनके जो हैं वो डार्क वेब पे पड़े हुए होते हैं। होता ये है कि अगर मैं अपनी फॉर एग्जांपल सबसे पुरानी, इसके ऊपर आप सब भी ट्राई कर सकते हो, सबसे पुरानी अगर आप वो करो, अपनी ईमेल एड्रेस डालो तो आपको पता चल जाएगा कि क्या है। या रिसेंटली भी डाल सकते हो, मगर रिसेंटली जो है वो मेरी सिक्योर है, इसलिए मैं ये दिखा देता हूँ आपको। अच्छा, ये बता रहे कि पॉन्ड ऑन 3 ब्रीचेस साइट एंड फाउंड नो पेज सब्सक्राइब वगैरह। अच्छा, डाटा इनरिचमेंट एक्सपोजर फ्रॉम पीडीएल कस्टमर, यानी कि अक्टूबर 2019 के अंदर सिक्योरिटी रिसर्चर्स थे जिन्होंने ये हमें बताया था कि एक 1.2 बिलियन रिकॉर्ड्स ऑफ पर्सनल डाटा जो है वो निकल चुका है, और उसके अंदर जो है वो ईमेल एड्रेसेस, एम्प्लॉयर्स के नाम, ज्योग्राफिकल लोकेशन, जॉब टाइटल्स, फोन नंबर, सोशल मीडिया प्रोफाइल जो है वो निकली। यानी कि इसके अंदर कोई पासवर्ड नहीं निकला, बट स्टिल ईमेल एड्रेस निकलना भी बहुत बड़ी चीज है। आफ्टर दैट, क्योंकि आप फिर उसको बंदे को हैक करने के आपके पास डिलीवरी मेथड्स आ जाते हैं। अब डब मैच की एक एप्लीकेशन है 2018 के अंदर। अच्छा, ये वो एप्लीकेशंस हैं जो बंदा कभी यूज करता है उसको पता नहीं होता। वो फॉर एग्जांपल जैसे माइंड जॉल्ट हो गया, ये हो गया, मैंने कभी यूज की होंगी इसको। अब 2018 के अंदर जो है वो जाके अटैक पड़ गया, और मेरी आईडी अगर उस वक्त बनी हुई हो उधर हो, तो होगा ये कि मैं भी उसके अंदर 162 मिलियन यूनिक ईमेल एड्रेसेस along यूजर नेम्स एंड PBKDF2 पासवर्ड हैशेस, यानी कि पासवर्ड के हैशेस जो है वो निकाल लिए गए थे। तो इसके अंदर जो है ईमेल एड्रेसेस निकले हैं, फोन नंबर्स निकले हैं, पासवर्ड निकले हैं, लैंग्वेजेस तो कोई फायदा नहीं स्पोकन लैंग्वेजेस का, यूजर नेम्स निकले हैं। इसी तरीके से माइंड जॉल्ट्स के अंदर ईमेल एड्रेसेस निकले, डेट ऑफ बर्थ निकले, तो यू कैन ऑल ट्राई। तो इससे ये पता चल जाता है कि आप कब कब जो है डाटा ब्रीच के अंदर आए हो। अच्छा, नेक्स्ट हम लोग वापस स्लाइड पे चले जाएंगे। ब्रूट फोर्स बता दिया। प्रॉक्सीज VPN मुझे बताने की जरूरत नहीं, सबको पता है कि वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, यानी कि आपको एक एक्सेस करना है कोई भी वेब एप्लीकेशन, तो वो रिस्ट्रिक्टेड है तो आप उससे, या फिर सिक्योर करना है तो वो VPN के थ्रू, टनलिंग के थ्रू होते हुए गुजरेगा। फायरवॉल्स की अगर बात करें तो एक ऑर्गेनाइजेशन है, उस ऑर्गेनाइजेशन को जब बाहर के इंटरनेट से एक बंदा अटैक करता है तो उसके इंटरनेट के और उस ऑर्गेनाइजेशन के बीच में एक फायरवॉल उस ऑर्गेनाइजेशन ने लगाई होती है, यानी कि उस फायरवॉल को वो क्रॉस करेगा। फायरवॉल को क्रॉस करने के बाद ही उस ऑर्गेनाइजेशन में घुस सकता है। फायरवॉल जो है वो डिफेंसिव नेचर के लिए वो उन्होंने लगाया हुआ होता है, डिफेंड कर रहे होते हैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन को उस फायरवॉल से। इस फायरवॉल्स के अंदर भी लूप होल्स होते हैं, होता कुछ नहीं है, सिर्फ ये होता है कि इस फायरवॉल को बाईपास करना है। फायरवॉल को बाईपास करने के लिए उस पूरी फायरवॉल की दीवार के अंदर से आप कोई भी एक वल्नरेबल एंड पॉइंट जो है उससे घुस जाओगे और ऑर्गेनाइजेशन तक पहुंचोगे। रेड्स की अगर हम लोग बात करें तो ये एंड्रॉइड रेड्स की यहाँ पर बात हो रही है कि भाई
एंड्रॉइड फ़ोन हो गए या आईओएस फ़ोन हो गए, तो इनको आप आईफ़ोन्स हो गए, तो बेसिकली इनको जो है वो आपने हैक कैसे करना है? इनको हैक करने के बाद जो है आपके पास रैट आप बना के बेसिकली भेजते हो। जब वो भेजते हो तो वो एपीके फाइल्स होती हैं और तरीके हैं। उसके अंदर होता ये है कि बंदा जैसे ही डाउनलोड करता है उसके बाद जो है वो फिर एग्जीक्यूट होने के बाद आपके पास जो है वो कैमरा ओपन हो जाएगा और आपके पास पूरे कॉल लॉग्स आ जाएंगे, एसएमएस के डंप्स आ जाएंगे, पूरे के पूरे आपके पास सारी कन्वर्सेशन आ जाएगी। यहाँ तक कि आप उसी मोबाइल फोन से बगैर टच किए उस फोन को आप मैसेज भी भेज सकते हो उसी के कांटेक्ट के अंदर किसी भी बंदे को, और फिर मैसेज डिलीट भी कर सकते हो। तो फिर आगे हम लोग अगर की लॉगर्स की बात करें तो की लॉगर्स जो है वो भी, आई होप कि अगर आइडिया है तो की लॉगर्स का पता होगा कि भाई हम जो है वो फॉर एग्जांपल मैं कुछ भी टाइप करता हूँ, ABCDEFGH या अपने यूजर नेम पासवर्ड में टाइप करता हूँ, तो की लॉगर की स्क्रिप्ट जो है वो कंप्यूटर के साथ अटैच हुई भी होगी, जो कि आपको बार बार आपकी ईमेल एड्रेस जो आपने सेट किया हुआ होगा उसके साथ वो आपको उस पे ना पासवर्ड आपके भेज देगा। ये हमारे पास जो है वो हम लोग ये 4 ऑपरेटिंग सिस्टम है: काली लिनक्स, पैरेट ओएस, ड्रैकोस, ब्लैक आर्क। काली लिनक्स के अंदर 365 अराउंड टूल्स हैं, इसके अंदर 600 के करीब टूल्स हैं। ड्रैकोस के अंदर 1000 के करीब होंगे और ब्लैक आर्क के अंदर 2200 टूल्स हैं। एजेंसीज वगैरह ज़्यादातर इसको यूज़ करती हैं। अब ऑपरेटिंग सिस्टम हम लोग कोई भी यूज़ कर सकते हैं, ये भी, मगर बात ये है कि काली लिनक्स हम लोग इसलिए प्रेफर करते हैं क्योंकि अगर कोई भी मशीन की डिपेंडेंसी इंस्टॉल नहीं हुई या कोई एक पाइथन की कोई फाइल इंस्टॉल नहीं हो पा रही है, कोई ना कोई मसला आ गया, कोई लाइब्रेरीज में मसला आ गया, तो आप फौरन गूगल पे लिखोगे तो कम्युनिटी इतनी स्ट्रांग है कि वो आपको बता देगी कि भाई ये मसला है, इसको ठीक कर लें। जो कि पैरेट ओएस, ड्रैकोस और ब्लैक आर्क की बात करें तो इनकी कम्युनिटी इतनी स्ट्रांग नहीं है। अच्छा, ये विंडोज़ ओएस सब सिस्टम, यानी कि ये विंडोज़ ने जो है वो हैकिंग का वर्चुअल मशीन निकाली है, बट फॉर द सेक ऑफ अवेयरनेस मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ। ज़रूरत नहीं है इसको इंस्टॉल करने की क्योंकि कोई फ़ायदा नहीं है, बीटा वर्जन में चल रहा है, जब तक स्टेबल नहीं होता तो आपको ज़रूरत नहीं है। और वही सारी चीज़ें, कोई मुश्किल नहीं है, काली लिनक्स आपको करके देगा और बहुत बेहतरीन तरीके से करके देगा। ये कुछ हैकर्स हैं: केविन मिटनिक, जूलियन असेंज और एडवर्ड स्नोडेन। केविन मिटनिक अमेरिकन मोस्ट वांटेड 2016 एफबीआई को हैक किया था। जूलियन असेंज विकीलीक्स जो है, जो आपको विकीलीक्स का सुनने में आता है, ये उनके बानी है यानी कि ऑथर। एडवर्ड स्नोडेन ही वाज द वन हु टोल्ड अमेरिका कि भाई, मतलब पूरी दुनिया को उन्होंने बता दिया था कि एनएसए जो है वो आपकी प्राइवेसी को देख रहा होता है, आपके स्काइप को देख रहा है, आपके जीमेल्स को देख रहा है, सारी चीज़ों को देख रहा है। तो शूटेड साइट के ऑर्डर्स निकल गए थे एंड फिर जो है ये वहाँ से चले गए और मॉस्को में, आई थिंक सो रशिया में, उन्होंने जो है वो बना दी। अच्छा, ये हैकर्स की लैब, यानी कि ये हमारी इस तरह की कुछ लैब होगी जिसके अंदर हम लोग मशीन्स को जो है वो करेंगे। मेटास्प्लॉइटेबल 2 हो गया, वर्चुअल मशीन हमारे पास काली होगी, ये अटैकिंग मशीन, ये विक्टिम मशीन, जिसके अंदर फिर हम लोग उस मशीन को हैक करेंगे। तो रियल लाइफ इन्वायरमेंट होगा पूरा का पूरा, 80% कोर्स प्रैक्टिकल होगा। उस प्रैक्टिकलिटी के अंदर आपको सारे वो टूल्स वगैरह चीज़ें बताई जाएंगी एंड सॉरी और जो है वो 20 to 30% जो है हम लोग IoT हैकिंग वगैरह, क्लाउड कंप्यूटिंग वगैरह, ये सारी चीज़ें आ रही हैं। अच्छा, ये सेक्शन जो है वो मैंने अलग से बनाया हुआ है, वो यही इसी वजह से कि भाई इस सेक्शन के अंदर सिर्फ हमने ये देखना है कि भाई वेब एप्लीकेशन हैकिंग और बग बाउंटी जो है वो एक, ऑल्दो वो हैकिंग है, वो वेब हैकिंग के अंदर ही आता है, पर हमारे पास ये देखें कि ये प्लेटफॉर्म्स हैं: हैकर1, बगक्राउड, सेफहैट्स। अब ये वो प्लेटफॉर्म्स हैं, हैकर1 की अगर बात करें तो इन्होंने बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन हो गई, एयरबीएनबी और आपको जितनी भी बड़ी बड़ी IBM हो गई, HP वगैरह, जितनी बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, इन्होंने उनसे कॉन्टैक्ट किया हुआ है, उनसे बात की हुई है। ये ऑर्गेनाइजेशन जो है वो आपको पूरी इजाज़त देती है कि आप आएँ, दुनिया भर के जो भी हैकर्स हैं वो आएँ, वो आके जो है वो हमारे पास ये कंपनीज हैं, इन कंपनीज के अंदर गाइडलाइंस पढ़ें और उनको हैक करना शुरू करें। गाइडलाइंस पूरी बताई हुई होती हैं। हैक करने के बाद वो आप उनको रिपोर्ट करें, हैकर1 को रिपोर्ट करते हैं, हैकर1 आपकी रिपोर्ट फॉरवर्ड करता है आगे। जैसे वो रिपोर्ट फॉरवर्ड करता है तो उस रिपोर्ट के बाद होता ये है कि आपको जो है बाउंटी मिलती है। अब बाउंटी से मुराद ये है कि आपको फॉर एग्जांपल आपने वल्नरेबिलिटीज निकाली, वल्नरेबिलिटी निकाल के आपने, आपको एक वल्नरेबिलिटी मिल गई जिसके अंदर जो है वो आप
किसी भी यूजर का जो है वो पासवर्ड रीसेट कर सकते हो। अगर आप किसी भी यूजर का पासवर्ड रीसेट कर सकते हो तो इस ये वनएबिलिटी इम्पैक्ट ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से भी पड़ता है। ये वनएबिलिटी के जो पे स्केल होगा, जो पे आउट होगा, वो आपको 2,000-3,000 डॉलर तक मिल जाएगा, यानी कि पाकिस्तानी 4-4.5 लाख रुपए। कॉम्पिटिशन ज़्यादा है, सब कुछ है, बट मैं मानता हूँ ये चीज़ के बहुत सारी दुनिया से लोग आए हुए हैं, जिस तरीके से फ्रीलांसिंग का काम होता है इस तरीके से ये है, बट कंपटीशन कहाँ नहीं है, हर जगह है, और हमें ये चीज़ अगर करनी है तो वी हैव टू ट्राई हार्डर। तो दैट्स इट। और इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस तो आप जो है वो मुझसे एक एक करके माइक अपना अनम्यूट करके मुझसे पूछ